साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस जो कोचिंग संस्था है, इनके द्वारा जो करंट अफेयर के लिए जो न्यूज़ टुडे अर्थात डेली करंट अफेयर का जो न्यूज़ टुडे शीर्षक से करंट अफेयर निकाला जाता है, उसी को हम लोग यहाँ पर जो 17 अगस्त 2021 का करंट अफेयर है उसको यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना के संबंध में डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम DTIS रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना DTIS को मई 2020 में रक्षा मंत्रालय के द्वारा 400 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ आरंभ किया गया था। इसका उद्देश्य घरेलू स्तर पर रक्षा और एरोस्पेस विनिर्माण को बढ़ावा देना। ठीक है। इस संबंध में रक्षा मंत्रालय ने चयनित प्रक्षेत्रों में रक्षा परीक्षण सुविधाओं की स्थापना हेतु 8 अभिरुचि की अभिव्यक्ति प्रकाशित की है। योजना की जो मुख्य विशेषताएं हैं उनको यहाँ पर हम लोग देखते हैं। इस योजना में निजी उद्योग की साझेदारी के साथ 6 से 8 अत्याधुनिक ग्रीनफील्ड रक्षा परीक्षण अवसंरचना सुविधाओं की स्थापना की परिकल्पना की गई है। अधिकांश परीक्षण सुविधाओं की स्थापना 2 रक्षा औद्योगिक गलियारों तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में किए जाने की अपेक्षा की जा रही है। योजना के तहत परियोजनाओं के लिए अनुदान सहायता के रूप में सरकार द्वारा 75% वित्त पोषण प्रदान किया जाएगा और परियोजना लागत का शेष 25% विशेष प्रयोजन वाहन या स्पेशल पर्पज व्हीकल SPV घटकों के द्वारा वहन किया जाएगा, जिनमें भारतीय निजी संस्थाएं और राज्य सरकारें शामिल होंगी। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों MSME और स्टार्टअप्स की भागीदारी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और इस योजना की कार्यान्वयन अवधि कितनी है? 5 वर्ष होगी। ये महत्वपूर्ण है। इससे फायदा क्या है? इससे स्वदेशी रक्षा उत्पादन में सहायता प्राप्त होगी। परीक्षण संबंधी अवसंरचना को निरंतर उन्नयन की आवश्यकता है। साथ ही पृथक पृथक रक्षा औद्योगिक इकाइयों द्वारा आंतरिक परीक्षण सुविधाओं को स्थापित किया जाना आर्थिक रूप से व्यवहार्य विकल्प नहीं है, इसलिए भी यह क्या है? यह आवश्यक है। अगला है प्रारूप विद्युत ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना नियमावली 2021। देखिए, प्रमोटिंग रिन्यूएबल एनर्जी थ्रू ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस रूल 2021 जारी किया गया है। तो इसके बारे में देखें तो विद्युत मंत्रालय द्वारा इन नियमों का प्रस्ताव अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन संयंत्रों से ऊर्जा सहित हरित ऊर्जा की खरीद तथा उपभोग के लिए प्रस्तुत किया गया है। हरित ऊर्जा से आज क्या है? नवीकरणीय स्रोतों से उत्पन्न विद्युत ऊर्जा से है। अब प्रारूप नियमावली के जो प्रमुख प्रावधान हैं उनको हम लोग उपशीर्षक के माध्यम से देख लेते हैं। तो इसमें पहला है नवीकरणीय खरीद दायित्व अर्थात रिन्यूएबल परचेजेज ऑब्लिगेशन RPO। इसमें क्या है कि सभी दायित्वाधीन इकाइयों अर्थात वितरण लाइसेंसधारियों, ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं और कैप्टिव विद्युत उपभोक्ताओं के लिए एक समान नवीकरणीय खरीद दायित्व RPO लागू किए जाएंगे। कोई भी संस्था स्व उत्पादन अर्थात ऑन जनरेशन खुली प्रक्रियाओं द्वारा क्रय तथा हरित हाइड्रोजन या नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्रों की खरीद जैसी विधियों के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा को क्रय एवं उपभोग कर सकती हैं। उद्योगों सहित अन्य दायित्वाधीन निकाय हरित हाइड्रोजन की खरीद द्वारा भी अपने RPO की पूर्ति कर सकते हैं। अगला है इसमें हरित ऊर्जा तक खुली पहुंच ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस GEOA। उपयुक्त आयोग इच्छुक उपभोक्ताओं को हरित ऊर्जा तक खुली पहुंच प्रदान करने के लिए इन नियमों के अनुरूप विनियमों का प्रदर्शन करेगा। केवल ऐसे उपभोक्ता जिनकी अनुबंधित मांग स्वीकृत लोड 100 किलोवाट या उससे अधिक हैं, उन्हें GEOA अर्थात हरित ऊर्जा तक खुली पहुंच ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस के तहत विद्युत प्राप्त करने के वो पात्र होंगे। मांग में अत्यधिक भिन्नता से बचने के लिए युक्त शर्तें आरोपित की जा सकती हैं। अगला है नोडल एजेंसियों के संबंध में केंद्र सरकार नवीकरणीय ऊर्जा के लिए सिंगल विंडो आधारित GEOA अर्थात ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस प्रणाली संचालित करने हेतु एक केंद्रीय नोडल एजेंसी को सूचित करेगी। साथ ही एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सार्वजनिक रूप से सभी सूचनाएं भी प्रदान करेंगी। अगला है इसमें हरित ऊर्जा तक खुली पहुंच की स्वीकृति के लिए प्रक्रिया क्या होगी? तो उपयुक्त आयोग निम्नलिखित प्राथमिकताओं के साथ केंद्रीय नोडल एजेंसी पोर्टल पर आवेदन दर्ज करने के लिए विनियामकों के फोरम से एक साझा आवेदन प्रारूप को अपनाएगा। लघु और मध्यम अवधि की अपेक्षा दीर्घकालिक तक खुली पहुंच तथा जीवाश्म ईंधन की बजाय गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों के लिए खुली पहुंच।
आवेदन अकारण अस्वीकृत नहीं किए जाएंगे तथा नोडल एजेंसी के विरुद्ध अपील जो है उपयुक्त आयोग के समक्ष की जाएगी। अगला है बैंकिंग लेन देन के संबंध में, इससे अतिरिक्त लागतों की प्रतिपूर्ति के लिए मासिक आधार पर शुल्क के भुगतान की अनुमति दी जा सकती है, किंतु इसके लिए लेन देन की गई ऊर्जा की मात्रा कुल वार्षिक खपत के 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। आमतौर पर अतिरिक्त ऊर्जा को ग्रिड में संप्रेषित करने और बाद में आवश्यकता अनुभव होने पर इसकी पुनः आपूर्ति करने के लिए ऊर्जा उत्पादकों को एक बैंकिंग सुविधा प्रदान की जाती है। क्रॉस सब्सिडी अधिभार के संबंध में, तो विद्युत अधिनियम 2003 के तहत केंद्र सरकार की प्रशुल्क नीति के अनुसार जिन उपभोक्ताओं को खुली पहुंच की अनुमति है उन पर अधिभार आरोपित किया जाएगा। अगला है भारतीय चीनी मिल संघ, इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन ISMA ने चीनी के न्यूनतम विक्रय मूल्य मिनिमम सेल प्राइस MSP में वृद्धि करने का आग्रह किया है। ठीक है, देखिए ये जो भारतीय चीनी मिल संघ है इसने चीनी के MSP को मौजूदा न्यूनतम 31 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़ा करके 34 से 35 रुपये प्रति किलोग्राम करने की मांग की है, ताकि गन्ने की बकाया देय राशि के भुगतान में सहायता प्राप्त हो सके। वर्ष 2019 से चीनी के MSP में मिनिमम सेल प्राइस में कोई भी वृद्धि नहीं की गई है। इससे पूर्व नीति आयोग की टास्क फोर्स के साथ गृह मंत्री के नेतृत्व में मंत्रियों के समूह ने भी चीनी की MSP में वृद्धि करने की अनुशंसा की है। चीनी की पूर्व मिल कीमतों में निरंतर गिरावट को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने जून 2018 में चीनी के लिए MSP मिनिमम सेल प्राइस की अवधारणा को निर्दिष्ट किया था। MSP वह न्यूनतम दर है जिस पर चीनी मिलों को चीनी का विक्रय करने की अनुमति होती है। हालांकि मिलों द्वारा विक्रय की जा रही चीनी की मौजूदा कीमत न्यूनतम मूल्य से अधिक होती है। मिलों द्वारा किसानों को उचित एवं लाभकारी मूल्य का भुगतान किया जाता है। इस मिलों द्वारा, ये जो मिल होते हैं इनके द्वारा किसानों को उचित एवं लाभकारी मूल्य फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस FRP का भुगतान किया जाता है। FRP की अनुशंसा कृषि लागत और मूल्य आयोग एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस CACP द्वारा राज्य सरकारों तथा चीनी उद्योग संघों से परामर्श करने के उपरांत की जाती है। राज्य परामर्शी मूल्यों स्टेट एडवाइज प्राइसेस SAPS की घोषणा प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों द्वारा की जाती है। ये मूल्य साधारणतः FRP से अधिक होते हैं। आगे चलते हैं। अगला है उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार के अधिकरण सुधार अधिनियम ट्रिब्यूनल रिफॉर्म बिल प्रस्तुत करने का उचित कारण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। उच्चतम न्यायालय ने सरकार से वर्ष 2021 के अधिकरण सुधार विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए स्पष्टीकरण की मांग की है। ज्ञातव्य है कि यह विधेयक 9 अपीलीय न्यायाधिकरणों, जो अधिकरण थे 9 अपीलीय अधिकरण, उनको समाप्त करता है तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा निरसित किए जा चुके तथा समाप्त किए जा चुके एक अध्यादेश के प्रावधानों को पुनर्स्थापित करता है। हालांकि इस अधिकरण सुधार विधेयक में पुनः जो ये सुधार दोबारा कर रहे हैं, पुनः वही प्रावधान समाविष्ट किए गए हैं जिनकी वजह से न्यायालय ने इनको खत्म किया था, निरसित किया था। इस विधेयक को अधिकरण सुधार, सुव्यवस्थीकरण और सेवा शर्तें अध्यादेश ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म रेशनलाइजेशन एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑर्डिनेंस 2021 को प्रतिस्थापित करने हेतु पारित किया गया है। अब इस विधेयक के अध्यादेश के जो विवादास्पद प्रावधान हैं उनके बारे में देखें और मद्रास बार एसोसिएशन बनाम भारत संघवाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा जो प्रस्तुत किए गए तर्क हैं उनको देखते हैं। तो देखिए, जो विवादास्पद प्रावधान इसमें है, कहा गया कि 4 वर्ष का कार्यकाल अध्यक्ष के लिए 70 वर्ष तथा अन्य सदस्यों के लिए 67 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा तक। अध्यक्ष या अन्य सदस्यों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम आयु 50 वर्ष होने की अर्हता भी निर्दिष्ट करता है ये। ठीक है, 50 वर्ष होने की अर्हता। अब जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्क है वो क्या है कि भर्ती के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित करना तथा अधिकरण के सदस्यों का एक अल्पावधिक कार्यकाल नियुक्ति प्राप्त करने में सक्षम व्यक्तियों हेतु एक निवारक के रूप में कार्य करेगा। मतलब वो इस पद को धारण नहीं करना चाहेंगे। अगला है खोज सह चयन समिति अध्यक्ष और सदस्यों के पदों पर नियुक्ति हेतु अनुशंसाएं करेगी। यह जो समिति होगी, समिति की अनुशंसाओं पर केंद्र सरकार द्वारा निर्णय लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का जो तर्क था यह था कि अधिकरणों में नियुक्तियों के संबंध में कार्यपालिका को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए या कार्यपालिका का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अधिकरण या ट्रिब्यूनल जो है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323A और 323B के तहत उल्लिखित अर्ध न्यायिक निकाय है। के तहत उल्लिखित जो है
अर्ध न्यायिक निकाय है। वित्त अधिनियम 2017 द्वारा 19 अधिकरणों जैसे सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण के लिए सदस्यों की योग्यता, उनकी सेवा के नियमों एवं शर्तों के निर्धारण तथा खोज सह चयन समितियों की संरचना पर नियमों को अधिसूचित करने के लिए केंद्र सरकार को सशक्त किया गया है। उच्चतम न्यायालय ने रिक्तियों से संबंधित मुद्दों को भी रेखांकित किया है। चयन समिति की अनुशंसाओं के बावजूद सरकार ने अत्यल्प मतलब बहुत कम ही नियुक्तियां की हैं या कोई नियुक्ति नहीं की है। आगे चलते हैं। अगला है इसी में, नागा मुद्दे के समाधान के लिए नागालैंड में सर्वदलीय सरकार का गठन किया जाएगा। नागालैंड के सत्तारूढ़ दलों और विपक्ष ने नागालैंड यूनाइटेड गवर्नमेंट नामक एक सर्वदलीय सरकार के गठन हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य नागा शांति प्रक्रिया को गति प्रदान करना है। समझौते के रूप में यह परिणाम कुछ माह पूर्व आयोजित की गई एक बैठक के उपरांत प्राप्त हुआ है। ज्ञातव्य है कि इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा शांति प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने हेतु राज्य के सभी राजनीतिक दलों से एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया गया था। नागा आंदोलन को भारत का सर्वाधिक अवधि तक सक्रिय रहने वाला विद्रोह माना जाता है। यह सर्वविदित है कि सरकार और नागा समूहों के मध्य सुलह के लिए अब तक किए गए सभी प्रयास विफल रहे हैं। वर्ष 1946 में अंगामी फिजो ने नागा नेशनल काउंसिल NNC का गठन किया था। कब गठन हुआ था इसका? नागा नेशनल काउंसिल का 1946 में। इस परिषद ने 14 अगस्त 1947 को नागालैंड को स्वतंत्र राज्य घोषित किया था। वर्ष 1975 में NNC नागा नेशनल काउंसिल ने शिलांग समझौते के तहत हिंसा त्यागने पर सहमति व्यक्त की थी, जबकि कुछ नेताओं ने इसका विरोध किया था। वर्ष 1980 में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड NSCN नामक संगठन ने नागालिम अर्थात ग्रेटर नागालैंड के गठन की मांग की थी। किस संगठन ने? नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड ने। नागालिम में ये जो ग्रेटर नागालैंड होगा, इसमें कौन से राज्य होंगे? तो इसमें पड़ोसी राज्यों यथा असम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के कुछ हिस्सों के सभी नागा अधिवासित क्षेत्र शामिल हैं। असम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश और इसके अलावा म्यांमार के भी कुछ हिस्सों को इसमें शामिल किया गया था। ये जो NSCN है, ये नागालिम के अंतर्गत शामिल क्षेत्र को ही नागाओं की वास्तविक मातृभूमि मानता है। वर्ष 2015 में सबसे बड़े नागा समूहों में से एक NSCN इशाक मुइवा ने दशकों पुराने मुद्दे को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार के साथ एक रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड NSCN। आगे चलते हैं। अगला है, पहला है इसमें गैर प्रतिमोच्च टोकन के संबंध में, नॉन फंजिबल टोकन्स NFT। तो देखिए, भारतीय कर विभाग किसी भी गैर प्रतिमोच्च टोकन NFT की खरीद पर 2% समकारी उद्ग्रहण इक्वलाइजेशन लेवी के साथ साथ माल एवं सेवा कर तथा GST के करारोपण पर विचार कर रहा है। ठीक है, एक तो 2% समकारी उद्ग्रहण लगेगा, इक्वलाइजेशन लेवी लगेगा, उसके साथ ही GST भी लगेगा। समकारी उद्ग्रहण जो है या इक्वलाइजेशन लेवी, ये इसको उद्ग्रहण को किसी ऐसे एक्सचेंज के माध्यम से भारतीयों द्वारा किए जाने वाले ऑनलाइन लेन देन पर आरोपित किया जाएगा जो भारत में अवस्थित नहीं है। इसके विपरीत GST को भारत में स्थित एक्सचेंज पर ही लागू किया जाएगा। ठीक है, जो समकारी उद्ग्रहण है वो उन पर लागू होगा जो भारत में अवस्थित नहीं है, और GST को भारत में स्थित एक्सचेंज पर ही लागू किया जाएगा। NFT जो है आपका गैर प्रतिमोच्च टोकन, नॉन फिंजिबल टोकन, ये वस्तुतः एक डिजिटल ऑब्जेक्ट है। इसमें कलाकृतियाँ, एनिमेशन, संगीत का अंश, फोटो या वीडियो शामिल हो सकते हैं। इनकी प्रमाणिकता का प्रमाणपत्र ब्लॉकचेन तकनीक द्वारा किया जाता है। अगला है ग्रीन डिपॉजिट। हाल ही में HDFC बैंक ने अपने खुदरा ग्राहकों के लिए ग्रीन डिपॉजिट नामक एक पहल की शुरुआत की है। ग्रीन डिपॉजिट वस्तुतः समाज जमा का ही एक रूप है। इनका उपयोग पर्यावरणीय रूप से लाभकारी परियोजनाओं और पहलों में निवेश करने के लिए किया जाता है। यह पहला निम्न कार्बन, जलवायु प्रत्याश और सतत अर्थव्यवस्था की दिशा में संक्रमण को बढ़ावा देगी। इसके अंतर्गत नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, सतत जल प्रबंधन, स्वच्छ परिवहन, हरित भवन आदि को शामिल किया गया है इस ग्रीन डिपॉजिट नामक पहल में। यह बैंकों को नेट जीरो रणनीति को बनाए रखने में मदद करेगी। यह संगठनों को संधारणता की दिशा में व्यवसायों के पुनर्निर्माण व संक्रमण हेतु पूंजी भी प्रदान करेगी। इस प्रकार यह पर्यावरणीय, सामाजिक और अभिशासन संबंधी उद्देश्यों की पूर्ति में भी सहायता प्रदान करेगी। अगला है इसमें ग्वारेक्स, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड NCDEX द्वारा एक एग्री इंडेक्स फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट
ग्वारेक्स का प्रारंभ किया गया। तो ग्वारेक्स क्या है? यह एक एग्री इंडेक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है। ग्वारेक्स एक मूल्य आधारित सूचकांक है। यह अपने कृषि जिन्सों अर्थात ग्वार सीड और ग्वार गम रिफाइंड स्प्रिट्स के वादा अनुबंधों में वास्तविक समय आधार पर मूल्य उतार चढ़ाव के आकलन में मदद करेगा। यह कृषि जिन्सों की टोकरी से संबंधित भारत का प्रथम क्षेत्रवार सूचकांक है। भारत विश्व का सबसे बड़ा ग्वार उत्पादक देश है। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। यह वैश्विक स्तर पर होने वाले कुल उत्पादन के लगभग 80 से 85% भाग का उत्पादन करता है। ग्वार उत्पादन में राजस्थान जो है देश का शीर्ष उत्पादक राज्य है। ये जो NCDEX है, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड, ये भारत में संचालित एक प्रमुख कृषि जीन्स एक्सचेंज है। तो इसके बारे में याद रखिएगा। अगला है इबोला वायरस के संबंध में। तो हाल ही में आइवरी कोस्ट में, यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं आइवरी कोस्ट को, ये अफ्रीका का मैप है। तो आइवरी कोस्ट में लगभग 3 दशकों के उपरांत पहली बार इबोला वायरस का मामला सामने आया है। आइवरी कोस्ट या कोटे डी आइवर, जिसकी राजधानी यामोस्त्रो है, ये पश्चिमी अफ्रीका में स्थित एक देश है। यह कोको बीन्स का सबसे बड़ा निर्यातक भी है। तो यह महत्वपूर्ण फैक्ट है कि यह कोको बीन्स का सबसे बड़ा निर्यातक है। इबोला वायरस रोग को इबोला रक्तस्रावी ज्वर के रूप में भी जाना जाता है। यह मनुष्यों और प्राइमेट्स को प्रभावित करने वाला एक गंभीर व प्राणघातक रोग है। इसकी प्रथम बार वर्ष 1976 में खोज की गई थी। इबोला एक पशुजन रोग है जो अन्य वन्य जानवरों से मानव में और प्रत्यक्षता मानव से मानव संपर्क के माध्यम से प्रसारित होता है। अगला है राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो में राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना। नेशनल जीन बैंक, ठीक है। तो NBPGR, कृषि मंत्री ने पूसा स्थित राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो NBPGR के अधीन एक नवीनीकृत राष्ट्रीय जीन बैंक का उद्घाटन किया है। ये जो आपका राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो NBPGR है, ये भारत में खाद्य व कृषि के लिए उपयोगी स्वदेशी और विदेशी पादपों के आनुवांशिक संसाधनों के अधिग्रहण एवं प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित एक नोडल एजेंसी है। वर्ष 1996 में 1996 में स्थापित यह नवीनीकृत अत्याधुनिक राष्ट्रीय जीन बैंक विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जीन बैंक है। इसमें सीड जीन बैंक, इन विट्रो जीन बैंक और क्रायो जीन बैंक की सुविधाओं के साथ 1 मिलियन जर्म प्लाज्मा को संरक्षित करने की क्षमता मौजूद है। अगला है कालाजार के संबंध में। देखिए, भारतीय शोधकर्ताओं ने एक उष्णकटिबंधीय रोग कालाजार विसेरल लिशमैनियासिस के विरुद्ध एक गैर आक्रामक टीका देने में सुगम, लागत प्रभावित रोगी के अनुरूप एक क्षमतावान चिकित्सकीय रणनीति विकसित की है। विसेरल लिशमैनियासिस अर्थात ये जो आपका कालाजार है, इसके बारे में बात करें तो यह एक जटिल संक्रामक रोग है जो मादा फ्लेबोटोमाइन सैंड फ्लाई, जो मक्खियाँ होती हैं, इनके काटने से होता है। जो मादा मक्खियाँ होती हैं उन्हीं काटने से होता है। यह एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग है जो प्रतिवर्ष लाखों लोगों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। इसके कारण इसे मलेरिया के उपरांत दूसरा सबसे सामान्य परजीवी युक्त प्राणघातक रोग माना जाता है। नंबर 1 पे आपका मलेरिया है। ये जो कालाजार है, इसकी पारंपरिक उपचार चिकित्सा के अंतर्गत मुख्य रूप से कष्टदायक टीकाकरण अंतःशिराव शामिल है। इसके कारण उपचार की प्रक्रिया जटिल हो जाती है। इसके लिए लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ता है। साथ ही महंगे उपचार एवं संक्रमण के उच्च जोखिम का सामना करना पड़ता है। अगला है वामपंथी उग्रवाद में तीव्र गिरावट के संबंध में। तो गृह मंत्रालय द्वारा पुनः तैयार किए गए माओवादी विद्रोह के मानचित्र के अनुसार 10 राज्यों में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों की संख्या में तीव्र गिरावट दर्ज की गई है। यह संख्या तेजी से घटकर 70 हो गई है। ये जिले सुरक्षा संबंधी व्यय SRE योजना के अंतर्गत आते हैं। ये जो 10 राज्यों के जो 70 जिले हैं, पहले ज़्यादा जिले थे, अब 70 जिले हो गए हैं। SRE के तहत वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों को परिवहन, संचार वाहनों को किराए पर लेने आदि जैसे सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए केंद्र सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। कुल मिलाकर के वामपंथी उग्रवाद की हिंसा की घटनाओं में 70% की कमी आई है, जो 2009 में जो है 2258 के उच्चतम स्तर से घट करके वर्ष 2020 में 665 हो गई थी। आगे चलते हैं सुर्खियों में रहे प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में। तो सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में 16 अगस्त 1904 में इनका जन्म होता है और 15 फरवरी 1948 में इनकी मृत्यु होती है 44 वर्ष की उम्र में।
तो देखिए, गूगल डूडल द्वारा भारत की प्रथम महिला सत्याग्रही सुभद्रा कुमारी चौहान की जयंती मनाई गई। वह अंग्रेजों के विरुद्ध महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में भी शामिल होती हैं। वह एक अग्रणी लेखिका रही हैं जिनकी रचनाएं साहित्य के पुरुष प्रधान युग में राष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित हुई थी। उनकी कविता झांसी की रानी को हिंदी साहित्य में सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली कविताओं में से एक माना जाता है। उनकी अधिकांश रचनाएं हिंदी की खड़ी बोली में रही हैं। उनकी कविताओं में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय महिलाओं के सामने आने वाली कठिनाइयों और चुनौतियों को भी दर्शाया गया है। अब कुछ हम लोग चर्चित स्थलों के बारे में बात करें तो जाम्बिया को आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं, अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है, ये जाम्बिया है। जिम्बाब्वे इधर, बोत्सवाना, नामीबिया, अंगोला, कांगो गणराज्य है, तंजानिया है, मलावी है और मोजाम्बिक है, ये इसके पड़ोसी देश हैं। तो देखिए, हाल ही में जाम्बिया के विपक्षी नेता हॉकेंडे हिचिलेमा को नए राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया है। वर्तमान राष्ट्रपति को पराजित करके इन्होंने राष्ट्रपति पद हासिल किया है। जाम्बिया की राजधानी क्या है? लुसाका है। जाम्बिया की राजधानी लुसाका है। दक्षिण मध्य पठार पर स्थित अफ्रीका का एक भू आबद्ध, देखिए आप मैप में देखिए, ये भू आबद्ध और राजनीतिक रूप से स्थिर देश है। इसका नामकरण जाम्बिजी नदी के नाम पर किया गया है। यह राष्ट्र समृद्ध जैव विविधता के साथ साथ विक्टोरिया फॉल्स, 20 राष्ट्रीय उद्यानों जैसे कि काफू राष्ट्रीय उद्यान आदि के लिए भी प्रसिद्ध है। जाम्बिया यह अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा तांबा उत्पादक है। नंबर 1 पे कौन है अफ्रीका का? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है, जो कि इसका पड़ोसी है। यहाँ सबसे अधिक अफ्रीका में तांबा का उत्पादन होता है और दूसरे नंबर पे ये आपका जाम्बिया है। मलेशिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो बहुमत प्राप्त करने में विफल रहने के बावजूद मौजूदा मलेशियाई प्रधानमंत्री मोइनुद्दीन यासिन ने मलेशियाई राजा को अपना त्यागपत्र दे दिया है। तो यहाँ पर आप मलेशिया को देख सकते हैं फिगर में, ठीक है। ये बोर्नियो द्वीप है, तो ये पीला वाला मलेशिया यहाँ भी है, इसका आधा पोर्शन इधर है। इसके बारे में और बात कर लेते हैं। तो मलेशिया जिसकी राजधानी क्या है? कुआलालंपुर है, ये यहाँ पे राजधानी इसकी दिखाई गई है। एक दक्षिण पूर्व एशियाई देश है जिसका क्षेत्रफल 2 भौगोलिक क्षेत्रों में विस्तारित है, एक यहाँ पर है और एक आपका बोर्नियो द्वीप पर है। पूर्वी मलेशिया, एक तो प्रायद्वीपीय मलेशिया है, ये प्रायद्वीपीय मलेशिया है, और एक पूर्वी मलेशिया है। तो जो पूर्वी मलेशिया है, जो कि ब्रोनियो द्वीप पर, जिस पर इंडोनेशिया और ब्रुनई के साथ ये साझा तौर पर स्थित है, यह द्वीप एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। यह महत्वपूर्ण भारतीय प्रवासी आबादी वाला एक बहुनिर्जातीय और बहुधार्मिक देश है जो मलेशिया है। इन भारतीय प्रवासियों को मुख्य रूप से कंगानी प्रणाली के माध्यम से मलेशिया लाया गया था। मतलब एक तरीके से बधुआ मजदूर बना करके अंग्रेजों के समय में यहाँ पर लाया गया था। इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग 17 अगस्त 2021 के करंट अफेयर को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।